हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बी स्कूलर्स एकेडमी पे। और आज जो हम लेके आए हैं वो है जेई मेन का डिस्कशन। और जेई मेन के कौन से पेपर का डिस्कशन होने वाला है? ये होने वाला है जनवरी 24 का और मॉर्निंग शिफ्ट का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है? तो डायजोनियम सॉल्ट की इस बार रिएक्शन नहीं पूछी है, इस बार पूछी है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तो जल्दी से देख के बताइए आपका क्या आंसर आया है और हम भी बता देते हैं। तो क्या दिया है भाई? करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, ये दिए हैं आपको चार कंपाउंड ए बी सी डी। इनका ऑर्डर आपको बताना था, चार ऑप्शन थे इनके साथ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आप देखोगे तो डायजोनियम सॉल्ट पे क्या है? ये है आपकी एक बेंजीन रिंग, इस पे N2 पॉजिटिव है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि ये कैटायन है। और कैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए कौन आएगा? डोनेटिंग ग्रुप आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे जुड़ा होगा तो वो इसको स्टेबलाइज स्टेबलाइज करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अच्छा, आप देखते हैं भैया किस में डोनेटिंग है किस में विड्रॉइंग है। तो अगर मैं बात करूं इसकी डोनेटिंग की, तो आप देखोगे डी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है। ये विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है। सबसे अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप होता है NO2। तो अगर डोनेटिंग की बात करूं तो OCH3 डोनेटिंग है, फिर आपका H यहाँ पे H होगा ना, तो वो है, फिर आपका आएगा क्या? CN, और फिर आपका क्या आएगा? NO2। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? D C B देन A। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज D C B देन A। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या आ रहा है? DCB। चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अच्छा देखिए क्या क्या आ रहा है इस बार। जो आया है जीओसी बहुत आया है। जीओसी में आपके स्टेबिलिटी पूछी गई है। इट मींस वो पूछना चाह रहा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको आता है या नहीं आता है, आपको रेजोनेंस के बारे में पता है या नहीं पता है। और अभी तक एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पूछा है। अब स्टेबिलिटी पूछ लिए तो मोस्ट प्रोबेबली अगला सवाल उसका अगर थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश करेगा तो वो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से पूछ सकता है। अब वो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ किसका पूछ सकता है? या तो COH का पूछ ले, राइट, या फिर अमीन का पूछ ले, राइट, या फिर अल्कोहल का कंपेयर करवा ले साथ में। तो इस तरीके से आप प्लीज तैयार करके जाएं, क्योंकि पेपर अब धीरे 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 क्या हो रहा है, थोड़ा सा हैवी की तरफ जा रहा है। ये वाला जो एग्जाम था केमिस्ट्री का, ये भी क्या था? थोड़ा सा लेंथी था। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो लिस्ट वन में आपको ये दिए गए हैं और लिस्ट टू में आपको ये दिए गए हैं। कुछ नाम दिए गए हैं और इधर आपको दिए हैं अल्काइल क्लोराइड, राइट, अल्काइल या अराइल क्लोराइड, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। तो अल्काइल हलाइड को आपको मैच कराना है। तो ये आपका हेलो एल्केन हेलो अरीन का चैप्टर था, उसमें स्टार्टिंग में ही दिया गया था। और ये सबसे पहली चीज है जो बताई जाती है उस चैप्टर में। तो ये आसान सवाल है, राइट। तो अगर आप बात करो ये वाला कैसा है आपका, ये पहला वाला कैसा है आपका? ये आपका विनाइल क्लोराइड है, बिल्कुल सही बात है। ये कैसा है? अलाइल क्लोराइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा कार्बन है? sp3 हाइब्रिडाइज है। ये वाला कौन सा था? sp2 हाइब्रिडाइज था, राइट। तो ये वाला आपका अलाइल है। अच्छा ये कैसा है? ये बेंजाइलिक है। डायरेक्टली Cl जो है अराइल पे नहीं लगा हुआ, तो ये बेंजाइलिक है आपका फोर्थ। और ये है आपका अराइल, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1 से मैच, बी हो जाएगा 2 से मैच, सी हो जाएगा आपका किससे? सी हो जाएगा आपका 4 से मैच, और डी हो जाएगा आपका 3 से मैच। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो अब उसको सवाल मुझे लग रहा है ढूंढ ढूंढ के बनाने भी पड़ रहे हैं। हर चैप्टर के हर पोर्शन से वो सवाल पूछना चाह रहा है। तो आप भी उसी तरीके से एनसीईआरटी को प्लीज रिवाइज करके जाएं। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि एक सीक्वेंस सीरीज ऑफ रिएक्शन दी गई है। फाइनल प्रोडक्ट हैज वन कायरल सेंटर, स्ट्रक्चर ऑफ ए। आपको बताना है ए की स्ट्रक्चर क्या होगी। अगर आप देखोगे तो ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है और सी से
फिर ये बन रहा है ये वाला कंपाउंड, और इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और किसी में भी इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन वाली रिएक्शन नहीं की गई है। तो आपके ए में कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए। तो या तो ये होगा प्रोडक्ट, इसमें 4 है तो ये नहीं हो सकता, इसमें 4 है तो ये नहीं हो सकता, इसमें 2 है तो ये भी नहीं हो। आपका आंसर तो सीधा सीधा ही आ गया। नंबर ऑफ कार्बन से लॉजिक लगाते तो भी ये आंसर आपका आ जाता, पर आप फिर भी कर लीजिए, आपकी रिएक्शंस जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगी। तो ए क्या है आपका, सीधा सीधा ये है, राइट। फिर किसके रिएक्शन कराया, SnCl2HCl H3O स्टीफंस रिएक्शन है, SnCl2HCl, और सेकंड में क्या कराया आपने, हाइड्रोलिसिस करा दिया, ठीक है। तो ये क्या दे देगा आपको, अल्डिहाइड दे देगा, ठीक है भाई। अब इसको क्या करा दिया आपने, ऑक्सीडाइज करा दिया KMnO4H पॉजिटिव से, तो KMnO4H पॉजिटिव से रिएक्ट कराता हूं तो ये क्या दे देगा मुझे, एसिड दे देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद Cl2 फॉस्फोरस है, Cl2 फॉस्फोरस हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की HVZ रिएक्शन कराई गई है Cl2 फॉस्फोरस से, तो क्या दे देगा ये आपको, ठीक। अगर आप इस कार्बन की बात करेंगे तो ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन आपका कायरल हो जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो कितनी ऑक्सीजन है इसमें, इसमें 2 ऑक्सीजन है। Cl कितना है, 1 Cl है। अच्छा, क्या कार्बन 3 है इसमें, बिल्कुल 3 है, 1 2 और 1, ये 3, तो 3 कार्बन है भाई। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इसमें हो जाएंगे जी 3 इसके साथ, 1 ये रहा और 1 ये रहा, तो H5 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है भाई, आपको एसिड की रिएक्शंस को रिवाइज करना है। एसिड और एसिड डेरिवेटिव, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, इनकी रिएक्शंस को आप रिवाइज करके जाएं, आपको फायदा होगा। और एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है एसिड की, वो एक पूरा का पूरा वो ऑर्डर दे रखा है, उसको आप प्लीज देख के जाएं, आपको फायदा होगा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें बताना है आपको किसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप सबको दिखाएंगे तो सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो वेनाडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूं, वेनाडियम की कितनी आ जाएगी, V5 पॉजिटिव, V2O5 है ना, तो V5 पॉजिटिव। आई गेस B2O3 भी दे रखा था, तो उसको भी मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। अगला क्या दिया है, Ti की अगर निकालोगे तो Ti+3 आ जाएगा। CO के आप निकालोगे तो CO आ जाएगा +2, और आप Fe निकालोगे तो Fe आ जाएगा क्या, +3, सिंपल। और यहाँ पे वेनाडियम की निकालोगे तो यहाँ वेनाडियम आ जाएगा +3, ठीक है। ये सभी चेक कर लेते हैं। तो शक्ति बकरी मन, शक्ति बकर, हाँ, तो ये S2D3 होता है, तो ये तो D0 हो गया, S0 हो गया। तो इसमें तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पहला वाला तो आपका नहीं होगा। दूसरा टाइटेनियम, तो ये क्या आ जाएगा भाई, शक्ति SD1 आ जाएगा। तो D1 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1, तो आपका ये भी आंसर नहीं है, ठीक। अगला CO2 पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका D7। F जो है वो वीक जो है लीगेंड है, वो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके आ गए, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इस वाले में आ रहे हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगला Fe है, Fe क्या हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव, दिस इज योर गोइंग टू बी योर D5, राइट। और D5 है, और Cn जो है स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो आपका ये क्या कर देगा, ये 1 2 3 4 और ये 5 आपको ये दे देगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें 1 हो जाएगा। और अगर V2O3 यानी V3 पॉजिटिव को देखूं तो ये कितना हो जाएगा, शक्ति बक, तो ये हो जाएगा आपका D2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके 2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। तो अगर अब वो पैरा और डाया नहीं पूछा तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे पूछ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे वो सवाल पूछ रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस पे है। किसी बच्चे ने मुझे बताया था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस से सवाल नहीं आया है, पर सवाल आया है, तो आप सवाल को करके जाएं। तो
क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बेसिक रेडिकल और जो नेम वाले टेस्ट होते हैं, नेम वाले क्या 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 ब्राउन रिंग टेस्ट आपका, और क्या क्या होते हैं भैया, ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया आपका, लाइम वाटर टेस्ट हो गया आपका, है ना। तो ये जो नेम वाले टेस्ट हैं ये आप प्लीज करके जाएं, आपको फायदा होगा। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है आपका, है ना। तो सोल्ट एक्स इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्ट वाई इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्ट जेड इज सोल्यूबल ओनली इन हॉट वाटर। ठीक है, तो कौन सा होगा इनमें से आपको सही सही बताना है। तो आप देखोगे जो क्लोराइड होते हैं जो इनसोल्यूबल होते हैं वो होते हैं आपके AgCl, मैं लिख देता हूँ AgCl, PbCl2 और Hg2Cl2। इसमें जो PbCl2 होता है वो हॉट वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो पहले वाले में आपको बोला है X जो है वो सोल्यूबल है, तो AgCl तो सोल्यूबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। AlCl3, BaCl2, MgCl2 ये तीनों ही सोल्यूबल होंगे, तो ये तीनों आंसर आ सकते हैं। अभी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जो आपका y है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होना चाहिए, ये भी सोल्यूबल नहीं है, ये भी सोल्यूबल नहीं है, ये भी सोल्यूबल नहीं है, तो अभी ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं। अच्छा, थर्ड वाला क्या है, सोल्ट जेड इज सोल्यूबल ओनली इन हॉट वाटर, तो ये वाला जो PbCl2 होता है ये हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है। Hg2Cl2 और CaCl2 आपके, Hg2Cl2 तो होता ही नहीं है, CaCl2 आपका वाटर में, सिंपल वाटर में भी सोल्यूबल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया आपका 2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस की सोल्यूबिलिटी पे सवाल आया था, ऑल्दो अगर आप टेबल भी याद रखते बेसिक रेडिकल की तो भी आपका ये सवाल हो जाता। तो बेसिक रेडिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक रेडिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ जाते हैं आगे, तो आप बेसिक रेडिकल को रिवाइज करके जाएं। चलिए अगला सवाल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि आपको तीन कॉलम दिए हैं, लिस्ट 1 में स्पीशीज है, लिस्ट 2 में हाइब्रिडाइजेशन और लिस्ट 3 में क्या है, शेप। अच्छा, स्पीशीज क्या है, ये सभी है, IF3, IF7, IF5 इन ClO4। ठीक है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन दिया और इनकी शेप दी, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्या दिया है, IF3, तो IF3 आप निकाल लीजिए। IF3 क्या आएगा, 7 चौक 28 बाय 8, 8 तिया 24 बचा 4 बाय 8, तो 3 तो हो गए बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितने हो गए आपके 2। तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया आपका 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई आपकी sp3d। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 5 आएगा, 2 लोन पेयर है तो इधर आएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या, टी शेप आना चाहिए। तो क्या टी शेप आ रहा है, बिल्कुल सही। तो पहला तो करेक्ट मैच है भाई, ये आपका करेक्ट मैच है, राइट। पहला वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट मैच। अच्छा, IF7 क्या होता है, ये sp3d3 ही होता है और पेंटागनल बाय पिरामिडल होता है। अगर मैं बनाऊं इसकी स्ट्रक्चर तो ये ऐसे आएगा, F F F F F F F, ठीक, ये आ गया। और ये क्या होता है, पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक। तो ये आ गया आपका क्या, पेंटागनल बाय पिरामिडल। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है जी, ये मैच कर रहा है आपका। हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगी इसकी, sp3d3, बहुत बढ़िया। अच्छा, IF5 की देख लेते हैं, क्या स्क्वायर पिरामिडल आएगा या नहीं आएगा। तो IF5 की अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा सा आएगा, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो ये आ जाएगी क्या इसकी स्ट्रक्चर। तो ये कैसा बन रहा है भैया, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड बन रहा है, तो ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2। तो क्या ये मैच कर रहा है, जी हाँ ये मैच कर रहा है। तो सी भी क्या है आपका, करेक्ट है। अगला ClO4 नेगेटिव है, टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेनर नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होती है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। सो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें क्या था, ABCD था, ABC था, AB था या फिर ACD था, इस तरीके से 4 ऑप्शन थे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, A B and C करेक्ट ओनली, ये आपका आंसर आना चाहिए, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, एमओटी से अभी भी सवाल नहीं आया है, एमओटी पे आप प्लीज रिवाइज करके जाएं, आपको फायदा होगा। हाइब्रिडाइजेशन पे सवाल आ चुका है, एमओटी पे नहीं आया, ध्यान रखे ध्यान रखे ध्यान रखे। 28 वालों, अगला सवाल देख लेते हैं जी। अगला सवाल फिर से जीओसी पे आ गया। जीओसी क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं। कह रहा है
कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, इन सभी की स्टेबिलिटी बतानी है, किसकी सही किसकी गलत। तो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है और ये ई दिया है, ये ई दिया है। ठीक है, आपको बताना है किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी कम। सारे ही क्या दिए हैं, कार्बो एनायन दिए हुए हैं। तो कार्बो एनायन की जो स्टेबिलिटी है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाता है और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपकी कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आप देखिए किस किस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अच्छा, OCH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है। तो विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएंगे पहले, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर आ जाएंगे नो ग्रुप जिसमें कोई भी ना हो, फिर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है आपका, NO2 वाला, है ना। सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है आपका, NO2 वाला, फिर CN और फिर Br, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो क्या आ गया आपका आंसर, सबसे अच्छा E, फिर C, फिर A, है ना। बहुत बढ़िया, फिर कोई भी ग्रुप वाला नहीं तो B आ गया और फिर क्या आ जाएगा आपका D। सो ये दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपको यही 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक सही चुनना था, आपको ये आपका सही ऑप्शन मिला है। किसके बेसिस पे करा भाई मैंने, ये करा मैंने किस पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बेसिस पे। राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये क्या है, ये सबसे तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर कौन है, CN है, और फिर कौन है आपका Br है। राइट, और फिर सबसे कम जब कोई भी ग्रुप ना हो, और फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा, क्योंकि कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे। तो कार्बोकैटायन आ गया, कार्बो एनायन आ गया, फ्री रेडिकल अभी भी नहीं आया, तो फ्री रेडिकल पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दें। बढ़ जाते हैं आगे, तो चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल आपको कह रहा है भैया कि व्हाट इज द सम ऑफ मोलर मास ऑफ एक्स एंड वाई फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन। आपको बताना है एक्स और वाई का मोलर मास क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए आपको COOH की रिएक्शन भी पूछ ली है ना, और आपसे एल्कोहल की रिएक्शन भी क्या कर ली, पूछ ली भाई। ये दे दिया आपको COH और ये दे दिया क्या आपको OH। राइट, तो आप देखोगे जब Na रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और आपकी H2 गैस रिलीज होगी। ठीक, और अगर आप नीचे देखोगे तो COOH है, NaSCO3 है, ये आपका क्या करेगा, H पॉजिटिव ले जाएगा, H2CO3 बनाएगा जो कि टूट के H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा, CO2 गैस बन जाएगी। तो ये क्या बन गया आपका CO2, Y क्या हो गया CO2। अच्छा, X जो है वो H2 है और Y जो है वो मेरी क्या है, CO2 है। X का मोलर मास 2 है, Y का 44, दोनों का सम बताना है, तो आंसर आ गया क्या, 46। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे, चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक, तो ये कह रहा है आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं ये वाले, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट इज, आपको डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताना है। जल्दी से आप बता के बताइए क्या आएगा आपका डायपोल मूवमेंट। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक, तो देख लेते हैं वन बाय वन क्या आएगा। आप देखोगे आपको दिया है ये OH और N, ऐसा कुछ दिया है ना, एक कंपाउंड ऐसा दिया है आपको। ठीक, आपको बी देखना है, बी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बी में सिर्फ ये है। अच्छा, जो OH है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो रिंग को आप इलेक्ट्रॉन देगा, और NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो दोनों का डायपोल मूवमेंट क्या करेगा, क्लब कर जाएगा, और ये क्या है आपका डायपोल मूवमेंट इसका ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये डोनेटिंग ग्रुप है तो ये भी क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, पर इसमें NO2 नहीं है, तो इसका डायपोल मोमेंट जो है पहले वाले से जिसको हम कंपेयर कर रहे थे उससे क्या आएगा, कम आएगा। राइट, अगला देख लेते हैं, क्या ये CH3 है, बिल्कुल हाँ, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, पर इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो है वो क्या है, पहले दो वालों से यानी OH से क्या है, कम है। ठीक, तो इसका भी तीनों का सेम डायरेक्शन में ही है, तीनों का सेम डायरेक्शन में ही है, पर सबसे ज्यादा किसका होगा आपका, सबसे ज्यादा होगा आपका A का। OH जो है वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और NO2 है जो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। CH3 जो है हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसका इतना इफेक्ट नहीं है।
तो सबसे ज़्यादा आएगा आपका ए का, फिर आएगा आपका बी का, फिर आएगा आपका सी का। तो आप देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑर्डर आपका मैच कर रहा है, ए बी सी आपका मैच कर रहा है। अच्छा, आपने मेरे अगर पिछले सेशंस देखे होंगे, आपने अगर मेरे पिछले सेशंस देखे होंगे तो उसमें मैंने बोला था आपको स्पेसिफिकली कि आप डाइपोल मूवमेंट करके जाएं। तो डाइपोल मूवमेंट पे सवाल आ गया। अब आप क्या करें, आप एमओटी करके जाएं। एमओटी पे सवाल या तो आज शाम वाले में आ जाएगा या 28 तारीख में आ जाएगा, देख लेना। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है मैच द कॉलम, कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है, मैच कराना है। आपको 4 रिएक्शन, 4 वो दे रखी हैं आपको प्रोसेस। अरे कल के पेपर में ही मैंने बताया था कि आपका डब्ल्यू डेल क्यू डेल यू आ रहा है, इसका मतलब वो प्रोसेस की तरफ जाने वाला है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो आप प्लीज उसको क्या करके जाएं, करके जरूर जाएं, रिवाइज करके जाएं। जिन्होंने करा होगा उसका हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है भैया। तो क्या है, फ्री एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल। अभी तक उसने एंट्रोपी नहीं पूछा है, तो अगला जो सवाल आने वाला है वो एंट्रोपी से आएगा। एंट्रोपी से सवाल जरूर आएगा, देख लेना आप। चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला देख लेते हैं भाई क्या होगा। तो आपको डब्लू बताना है, डब्लू किसमें क्या होगा। तो आप देखोगे फ्री एक्सपेंशन में जो आता है वो आता है 3। डब्ल्यू जो है फ्री एक्सपेंशन में क्या आएगा, 0 आएगा। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन बी एफ बाई वी आई। बहुत बढ़िया जी। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या होगा आपका, 1 होगा, राइट। और एडियाबेटिक रिवर्सिबल में, एडियाबेटिक रिवर्सिबल में अगर मैं देखूं तो डेल यू क्या होता है फर्स्ट लॉ से, क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। और एडियाबेटिक प्रोसेस होगी तो डेल यू हो जाएगा डब्ल्यू, और डेल यू क्या होता है, एन सी वी डी टी। तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू। तो एडियाबेटिक में किसका आ जाएगा आपका, 2 का आ जाएगा। फ्री एक्सपेंशन में क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर आप इसको मैच कराएंगे तो ए का क्या आ रहा है आपका, ए का आ रहा है 3, है ना। और बी का क्या आ रहा है, बी का आ रहा है 4। सी का क्या आ रहा है, सी का आ रहा है 1। और डी का क्या आ रहा है, डी का आ रहा है 2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आपका डब्ल्यू आ गया, तो आप एंथैल्पी भी करके जाएं, आप डेल यू भी करके जाएं, आप डेल एस भी करके जाएं, सभी प्रोसेसेस के लिए। और ये चीज आ सकती है। तो और एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी को अच्छे से पढ़ के जाएं। अगला सवाल आपका एंट्रोपी से आने वाला है। एंट्रोपी से एंट्रोपी पूछ लेगा, एंट्रोपी की चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू पूछ सकता है वो, राइट। फॉर्मूला क्या लगेगा, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, एन वो वाला। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सीओ सीओ सिक्स 3 नेगेटिव सीएल 3 नेगेटिव। बहुत बढ़िया जी। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सीओ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आई डोंट नो, यही कंपाउंड मुझे दिया था बट मुझे थोड़ा भरोसा नहीं हुआ। कोबाल्ट का कार्बोनिल के साथ कॉम्प्लेक्स, बट स्टिल देख लेते हैं हमारा क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताना है। तो अगर मैं इसका देखूं तो सीओ पे +3 चार्ज होगा, सीओ जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D6 होगा। और पेयरिंग कराएगा, और पेयरिंग क्या करेगा, वो पेयरिंग कराएगा भाई। और अगर पेयरिंग करा रहा है तो आपके इनर डी ऑर्बिटल फिल होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो गई D2sp3। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो पेयरिंग हो गई, इवन है, इवन है, पेयरिंग हो गई। तो आपका क्या होगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपका जो कंपाउंड होगा वो डायामैग्नेटिक होगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई D2sp3 और आ गया डायामैग्नेटिक। अभी भी कहां से चल रहा है सवाल, बीबीटी से चल रहा है, सीएफटी से चल रहा है, वर्नर से सवाल नहीं आया है। एमओटी के सवाल कम दिख रहे हैं, एमओटी से सवाल नहीं आया है। तो ये दोनों रिवाइज करके जाएं, या तो इवनिंग वाले में या 28 तारीख वाले में इनके सवाल आने वाले हैं। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log k catalyzed by uncatalyzed at 300 Kelvin if the change in activation energy is 10 किलो जूल पर मोल। आर की वैल्यू दी है, ln x दिया है 2.31 log x, राइट। बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता है k क्या होता है, a e रेज टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अगर ये k कैटेलाइज है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कैटेलाइज्ड की होगी। अच्छा, k अनकैटेलाइज क्या हो जाएगा, e माइनस ई ए अनकैटेलाइज्ड ओवर आर टी, सेम टेम्परेचर पे। के सी बाय के यू निकालोगे आप तो ये हो जाएगा आपका ई ए सी बाय आर टी बाय ई ए यू बाय आर टी। मान के चल रहा हूं मैं, यू ए दोनों का क्या है, सेम है। बहुत बढ़िया जी।
अच्छा इसको मैं एल एन ले लूँ तो लॉग नेचुरल ले लूँ तो ये हो जाएगा के सी बाय के यू, और ये चला जाएगा आपका क्या ई, सॉरी ई हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा क्या आपका ई ए यू माइनस ई ए सी ओवर आर टी। अच्छा चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है 10 किलो जूल पर मोल, तो ये आ जाएगा क्या आपका 10,000। आर की वैल्यू कितनी दी है आपको 8, टी की वैल्यू कितनी दी है आपको 300। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या आपका आंसर, ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए 100/24, है ना, यही आ जाएगा। ठीक, आपको एल एन की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए वैल्यू लॉग में, तो इसको क्या कर दीजिए लॉग के सी बाय के यू कर दीजिए, और ये आ जाएगा 100/24 इंटू 2.31, ये वैल्यू दी है ना आपको, तो ये 2.31 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.8 के अराउंड आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के अराउंड आ जाएगी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 02। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मैंने पिछली लेक्चर में, पिछले डिस्कशन में भी ये बताया था कि आर्हेनियस से सवाल आ सकता है, आर्हेनियस से सवाल आ सकता है, तो आप इस बार फर्स्ट ऑर्डर करके जाएं, फर्स्ट ऑर्डर से सवाल आएगा भैया, फर्स्ट ऑर्डर से सवाल आएगा, आप जाओ करके आओ, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। ये क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज मोर देन द आयनिक रेडियस, ओके। स्टेटमेंट 2 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर इज दिस, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब देख लेते हैं भाई, पहला क्या है, एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज मोर देन द आयनिक रेडियस, ये बात गलत है। जो एनायन की रेडियस है वो ज्यादा आएगी एटॉमिक रेडियस से, और कैटायन की कम आएगी। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि एनायन की जो रेडियस है वो क्या होगी, एनायन जो है आयन है, और आयन की रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस से ज्यादा हो सकती है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अगला क्या कह रहा है भैया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर इज दिस के एम जी ए एल एंड बी, बहुत बढ़िया। तो अगर आप जाओगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप Mg और K को कंपेयर करोगे तो ये सही आ रहा है, Mg और Al को कंपेयर करोगे तो ये भी सही आ रहा है, और Al और बोरोन को कंपेयर करोगे तो ये भी सही आ रहा है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है आपकी, करेक्ट है, राइट। इस तरीके से आप अरेंज करके देखेंगे, आपका काम बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई, ये Mg आया, ये Al आया, यहाँ सोडियम और यहाँ पोटाशियम, तो पोटाशियम की सबसे ज्यादा, फिर किसकी, Mg की, फिर Al की, और फिर बोरोन की, ऐसा ही तो आएगा ना। डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा पीरियोडिक टेबल में क्या करना है, पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप प्लीज 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 करके जाएं। ऑक्साइड्स बहुत पूछ चुका है वो, आयोनाइजेशन एनर्जी पे अभी भी ज्यादा सवाल बन सकते हैं, वहां से भी सवाल आ सकता है, तो आप थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी के कुछ जो एक्सेप्शन है उनको भी आप रिवाइज करके जाए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बताओ भाई। ए बी सी डी आपको 4 दे रखे हैं, तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बतानी है। तो आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो है वो डिपेंड किस पे करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, अल्फा हाइड्रोजन के, राइट। तो आप देखिए सब में अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रही है, इसमें आ रहे हैं 12 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 3 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरे वाले में देखेंगे तो आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले में देखेंगे तो आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस वाले में देखेंगे तो आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया जी। अच्छा 12 वाले की सबसे ज्यादा होगी तो ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, और बी और डी में कैसे कंपेयर करूं, जो ट्रांस वाला है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, सिस वाले से, तो ये आना चाहिए ए सी डी बी, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, करेक्ट आंसर। तो आपसे अल्कीन की तरफ जा रहा है, तो अल्कीन अगर पूछ रहा है तो यानी कि वो हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी पूछ सकता है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप रिवाइज करके जाएं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन आप क्या करें, रिवाइज करके जाएं भाई, आपको फायदा होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है टू सोल्यूट ए एंड बी ऑफ 0.3 ग्राम एंड 0.9 ग्राम रिस्पेक्टिवली, मोलर मास दोनों का दे रखा है 30 और 90 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर दोनों को मिक्स करता हूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर 300 दे रखा, आई की वैल्यू 1 दे रखी है, वॉल्यूम 100 ml दे रखा है। बहुत बढ़िया जी। ऑस्मोटिक प्रेशर पता है मुझे क्या होता है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी होता है, क्योंकि दो सोल्यूशन है तो 1 प्लस आई सी आर टी 2,
ये कर दिया। अच्छा आई की वैल्यू दोनों के लिए 1 दी है, तो ये हो जाएगा C1RT प्लस C2RT, है ना। RT कॉमन ले लो तो C1 प्लस C2RT, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन दोनों की निकाल दीजिए। क्या लिया है, एक का 0.3 ग्राम लिया है, 30 मास है उसका, है ना। तो ये हो जाएगी नंबर ऑफ मोल 0.3/30, ठीक है। अच्छा 100 ml में मिलाया है, तो इंटू 100 इंटू में 1000, वॉल्यूम 100 ml थी ना, बहुत बढ़िया। अच्छा अगले का क्या है, 0.9 दिया है, 0.9/90 इंटू 100 इंटू में क्या 1000, ऐसा कुछ हो जाएगा। R इंटू टी, आर कितना दिया है मुझे, आर बताया है क्या, आर मुझे नहीं बताया गया, पर ऑस्मोटिक प्रेशर किस में देना है, एटीएम में देना है, तो आर मुझे एटीएम वाला चाहिए, 0.082 लीटर एटमोसफेयर, है ना, ये कर सकते हैं। और टेम्परेचर कितना दिया है मुझे, 300 केल्विन, ये आंसर आना चाहिए, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व करने पे क्या आया, 2 3 3 जीरो कट गई, 2 3 3 जीरो कट गई, आपका यहाँ 0.9 आ गया, यहाँ आपका 0.3 आ गया, सिंपल सी बात है। तो 0.3 प्लस 0.9 इंटू 0.082 इंटू में क्या 300, ये आंसर आना चाहिए, राइट। बहुत बढ़िया। 0.3 इज 1.2 इंटू में 0.082 इंटू में 300, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2 इंटू 0.082 इंटू 300, तो ये आ जाएगा आपका क्या, सॉरी एक चीज हमने मिस कर दी। क्या मिस करी भाई, हमने ये मिस किया कि इसके नीचे 3 रहेगा और इसके नीचे 9 आएगा, ये वाला नहीं कटा था ना, जीरो ही तो कटे थे सिर्फ, बहुत बढ़िया। अच्छा इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका, 0.3/3 कितना हो जाएगा, 1/10 यानी 0.1, और 0.9/9 कितना हो जाएगा, 1/10, ये भी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0.1 हो जाएगा, इंटू में 0.082 इंटू में 300, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू में 0.082 इंटू में क्या 300, इसको सॉल्व करिए आप, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.2 इंटू में 300 इंटू में 0.082, 4.92 के अराउंड आ रहा है आंसर, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ऑस्मोटिक प्रेशर से पूछ रहा है, अभी भी आई के साथ वांट ऑफ फैक्टर के साथ अच्छे से नहीं खेल रहा है, वांट ऑफ फैक्टर वाले क्वेश्चंस को आप रिवाइज करके जाएं, आपको फायदा होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रोल्स लॉ, एजियोट्रोप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और आपको क्या करना है, और आपको क्या करना है, आयोटा कह रहा हूं, सॉरी, वांट ऑफ फैक्टर के सवालों को आप अच्छे से लगा के जाएं। बढ़ जाते हैं आगे, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, विच गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ए बी सी डी ई, ये चार आपको दिए गए हैं। मैंने आपको बार बार कहा है, आप टेस्ट को रिवाइज करें। कौन कौन से टेस्ट को रिवाइज करें, टॉलरेंस टेस्ट रिवाइज करें, बेनेडिक्ट टेस्ट रिवाइज करें, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट को रिवाइज करें, फेलिंग टेस्ट को रिवाइज करें, आइडोफॉर्म टेस्ट को रिवाइज करें, आपका हिंसबर्ग टेस्ट को रिवाइज करें, ठीक है जी। और ल्यूकास टेस्ट को रिवाइज करें, इन सभी को आप रिवाइज करें। अच्छा इसके साथ फिनोल में क्या डालते हैं आप, FeCl3 डालते हैं, उस टेस्ट को रिवाइज करें। तो ये सभी टेस्ट को आप रिवाइज करके जाएंगे, आपको फायदा होगा। और टॉलरेंस तो उसने भर भर के पूछा है भाई, भर भर के हर बार पूछा है, तो ये सवाल तो आपका छूटना ही नहीं चाहिए था। मतलब पिछले सभी पेपर में मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर सवाल में, हर पेपर में ये टॉलरेंस रिएजेंट का सवाल आया है, बस अलग अलग तरीके से पूछा है। तो कौन सा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, तो आपको पता होना चाहिए, जो हेमी एसिटल होते हैं वो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, हेमी एसिटल जो है वो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, ठीक है। आपका जो क्या बोलते हैं एसिटल होते हैं वो नहीं देते। तो हेमी एसिटल ढूंढ लो भाई, ये आपका एसिटल है, ये नहीं देगा, ठीक भाई। ये आपका इथर है, ये भी नहीं देगा, इथर भी आपका ये टेस्ट नहीं देगा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये भी क्या है, ये भी आपका इथर है, ये भी ये टेस्ट नहीं देगा। और ये वाला क्या है, ये कीटोन है, कीटोन भी ये वाला टेस्ट आपका नहीं देगा। अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन आपका टेस्ट नहीं देते। हेमी एसिटल देते हैं, एसिटल नहीं देते। तो आपका हेमी एसिटल दे कहाँ रखा है, यहाँ दे रखा है। तो ये वाला जो बी है आपका, बी वाला आपका जो है टेस्ट देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन, सॉरी, बी।
ए बी सी डी आपको 4 ऐसे दे रखे थे, ये ई वाला भी किसी बच्चे ने बताया था तो इसलिए हमने ऐड ऑन कर लिया था, अदरवाइज ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7 आई नेगेटिव से रिएक्ट करता है H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में I2 देता है। बहुत बढ़िया। तो X बोला, X नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड है पर मोल ऑफ I2। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, पहली रिएक्शन में कुछ पूछा है कि X बताना है मुझे, और दूसरी रिएक्शन में पूछा है मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल ऑफ S बताना है, और X प्लस वाई की मुझे वैल्यू आंसर कर दो, ये बताना। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, पहले मैं क्या करता हूँ, रिएक्शन लिख लेता हूँ। तो मुझे पता है Cr2O7 2 नेगेटिव से जब आपका I नेगेटिव रिएक्ट करता है तो आपको I2 देता है। ठीक है, यानी आपका I नेगेटिव क्या जा रहा है, I2 में जा रहा है। बैलेंस करूंगा तो कुछ ऐसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हो रहा है। बहुत बढ़िया जी। तो पर मोल ऑफ I2 कितने इलेक्ट्रॉन गए भाई, 2। तो X की वैल्यू क्या आ गई, 2। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगले में कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल ऑफ I2, यही पूछा था पहले में। अच्छा, अगले में कह रहा है सल्फाइड जो है सल्फर में जा रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल ऑफ सल्फर क्या होगा। ठीक है जी, तो मुझे पता है S2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, S में, और आप इसको बैलेंस करोगे तो ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो पर मोल ऑफ सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके, 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो Y की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई। आपका सम क्या हो जाएगा, 4। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आपको करना है अगले पेपर के लिए आपको मैंगनीज की, आपको क्रोमियम की और इनके कंपाउंड की रिएक्शन, इनकी प्रिपरेशन, ये आपको रिवाइज करके जानी है। यहां से सवाल आ रहा है, ये मैंने पिछले पिछले पेपर डिस्कशन में भी बताया था, आपको करना चाहिए था। अगर आपने किया होता तो आपको फायदा हुआ होगा डेफिनेटली। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, बोल रहा है भैया, अगला कह रहा है स्टेटमेंट 1 है, अमंग V2O5 TiF6 3 नेगेटिव FeCN6 3 नेगेटिव COF6 3 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक स्पीशीज अमंग द 3 आर 3 इन नंबर, सॉरी, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज आर 3 इन नंबर। ओके, चेक कर लेते हैं भाई, वन बाय वन सभी को चेक कर लेते हैं। क्या कह रहा है, आपको दिया है V2O5 में वेनाडियम क्या होगा आपका 5 पॉजिटिव, D0, तो ये तो क्या है डाया, राइट। TiF6 3 नेगेटिव, Ti क्या है 3 पॉजिटिव, D1 होगा, ओड है तो हमेशा क्या होगा पैरा, है ना। बहुत बढ़िया। FeCN6 3 नेगेटिव, यहाँ पे बता देते हैं जी, FeCN6 3 नेगेटिव, Fe क्या होगा 3 पॉजिटिव, D5 होगा, और ओड वाला हमेशा कैसा होगा, पैरा, चाहे पेयरिंग हो या ना हो। तो ये भी हो गया आपका और ये भी हो गया। COF6 3 नेगेटिव, CO कितना है, CO+3 है, D6 है। अच्छा, लीगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक, वीक लीगेंड है। वीक लीगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो आप करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है भाई इसके पास। तो ये भी कैसा है आपका पैरामैग्नेटिक, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये भी आपका पैरा है, तो आपके 3 नंबर हैं, 3 है पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। सो स्टेटमेंट 1 आपकी कैसी है, करेक्ट है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 की तरफ देखते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग, आपको ये बताना है। ठीक है जी, तो सभी का क्या कर लीजिए आप, पहले सभी का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो इसमें आप निकालेंगे तो Fe+2 है, इसमें Fe3 पॉजिटिव है, और इसमें भी Fe2 पॉजिटिव है। अच्छा, Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड, इसमें लीगेंड कहता है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग लीगेंड, और इसमें H2O कैसा है आपका वीक लीगेंड। सिंपल, बहुत बढ़िया जी। अब बोल रहा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो Fe2 में क्या D6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा D5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा D6 हो जाएगा। इसमें पेयरिंग होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीगेंड था, इसमें पेयरिंग होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीगेंड था, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। और इस D6 में आप देखेंगे तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी तो 1 2 3 4 5 और 1 6, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर इसको वैसे CFT में देखना चाहें तो 3 नीचे 2 ऊपर ऐसे कर सकते हैं आप, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो भी कितने आ गए आपके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें 4 है।
तो बता देते हैं, इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें 4 है। तो हाँ जी, ऑर्डर बिल्कुल सही दिया है, तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है आपकी, करेक्ट है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगेन सीएफटी से सवाल आ रहा है, सीएफटी से पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक आपको पूछ रहा है, तो एमओटी से सवाल अभी भी नहीं दिखा है, तो एमओटी से सवाल आने वाला है। आप बना के जाएं, सवाल जरूर बना के जाएं, बर्नर थ्योरी से सवाल आने वाला है, सवाल जरूर बना के जाएं। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है 0.5 ग्राम। ठीक, ये कह रहा है जी 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 34 ml ऑफ N2 गैस एट 715 mm ऑफ Hg प्रेशर एंड 300 केल्विन। ठीक है जी। एक्वस टेंशन दे रखी है 15 mm ऑफ Hg। रिपोर्ट आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर। आर की वैल्यू आपको 0.00821 लीटर एटमोस्फेयर दे रखी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है आपको, 0.5 ग्राम। N2 का गैस का वॉल्यूम कितना दिया है, 34 ml। और प्रेशर कितना दिया है, 715, जिसमें एक्वस टेंशन कितना है, 15। तो आपका प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा, 715 माइनस 15 विच इज 700 mm ऑफ Hg। राइट, ठीक है जी। टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन। तो यहां से आप क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के पहले क्या कर लीजिए, आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाइए और एन की वैल्यू निकाले। तो ये हो जाएगा पीवी बाय आरटी। पी कितना है आपका, 700 एम एम ऑफ एच जी में, तो आप किसको किससे डिवाइड कर दीजिए, 760 से, एटीएम में आ गया। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, पी आ गया। वी कितना है आपका, 34 ml। इसको लीटर में कर लीजिए, 34 इंटू 10 की पावर -3, ये लीटर में आ गया भाई आपका। बहुत बढ़िया। आर की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, आर की वैल्यू दी है 0.0821, तो ये यहाँ पे रख लीजिए 0.0821। बहुत बढ़िया। और टी कितना दिया है आपको, टी आपको 300 केल्विन दिया है, तो 300 से यहाँ, तो ये एन आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आ गया। किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस। अच्छा, तो मास ऑफ N2 गैस कितना हो जाएगा, मास ऑफ N2 गैस हो जाएगा आपका, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 से। N2 का मास कितना, 28 ना, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 734, 10 की पावर -3, नीचे आएगा 760, फिर क्या आ जाएगा 0.0821 इंटू 300, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कुछ 0.0356 ग्राम। अच्छा, तो आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा नाइट्रोजन का मास डिवाइडेड बाय कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है आपने, 0.5 ग्राम लिया हुआ है, तो 0.5 से डिवाइड कर दीजिए इंटू 100। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ डिवाइडेड बाय 7.12%, और अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट इंटीजर पे आंसर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यू हैव टू राइट 07 इन द बॉक्स गिवन टू यू। राइट, बहुत बढ़िया। तो ड्यूमास मेथड आ गया। जल्दाल भी पूछ चुका है, जल्दाल पे पर ये नहीं पूछा है कि कौन सा कंपाउंड आपका जल्दाल मेथड से नाइट्रोजन के एस्टिमेशन को करने देगा, कौन सा नहीं करने देगा। राइट, तो वो वाले आप रिवाइज करके जाएं, आपको फायदा होगा। वो सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, केडीएस पूछ लिया है ना, तो आप प्लीज करके जाएं। दूसरा, आपकी रिएक्शन भी पूछ सकता है, रिएक्शन भी, अभी तक एस्टिमेशन पूछा है तो आपसे रिएक्शन भी पूछ सकता है, किसमें कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है जी, बढ़ जाते हैं आगे। रिएक्शन और कलर, कलर 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 कलर। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ए ऑफ मास 0.3 ग्राम, मोलिकुलर मास 60, एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी ऑफ मास 0.9 ग्राम, मोलिकुलर मास 180 इन 100 ml H2 at 27 डिग्री C। इफ Kb इज इतना, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज। बहुत बढ़िया। आपको बताना है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीवी बताना। ठीक है जी। डेल्टा टीवी क्या होता है, IKBM, ऐसा कुछ होता है ना। अच्छा, क्या दिया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिया है, मास दिया है 0.3, एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी ए दिया है और बी दिया है। ठीक है, ए कितना दिया है, 0.3 ग्राम, मोलिकुलर वेट ये 0.3 ग्राम दिया है, मोलिकुलर वेट इसका कितना था, 60। ठीक, बी कितना दिया है आपको, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी, मास 0.9 ग्राम, मोलिकुलर वेट 180।
ये 0.9 ग्राम दिया है, मोलिकुलर वेट 180 दिया है, ठीक है जी। और इन 100 ml ऑफ वाटर है एट 27 डिग्री सी, तो टेम्परेचर दिया है आपको कितना 300, 100 ml ऑफ वाटर। तो आप मोलैलिटी निकाल दीजिए यहाँ से और आप बता दीजिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ। केवी की वैल्यू आपको 0.52 दे रखी है। अच्छा दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई में क्या मान रहा हूँ 1 मान रहा हूँ। तो ये हो जाएगा क्या पहले वाले के लिए प्लस आई के बी एम किसके लिए हो जाएगा, ये ए के लिए और ये बी के लिए, है ना। तो आई दोनों का क्या आएगा 1 आएगा, बहुत बढ़िया। के बी क्या आ जाएगा, दोनों का सेम आ जाएगा, एम ए प्लस एम बी हो जाएगा, सिंपल से। के बी कितना है आपका 0.52, एम ए कितना हो जाएगा आपका 0.3/60 इंटू 100 इंटू में 1000 प्लस अगला कितना, डेंसिटी में वाटर की 1 मान रहा हूँ सिंपल सी, और अगला कितना हो जाएगा भाई 0.9/180 इंटू 100 इंटू में क्या 1000, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ 0.52, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 से 1 काट दीजिए, तो 0.3/6 ये आ गया और 0.9/18 ये आ जाएगा आपका, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 0.52 3 इंटू 10⁻⁻1/6 प्लस 9 इंटू 10⁻⁻1/18, ये 2 पे कट रहा है, ये 2 पे कट रहा है, तो 0.52 0.5 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 0.5 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 0.52 इंटू 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻1, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा सिंपल सा, तो आ जाएगा क्या 0.52 इंटू 10⁻⁻1, तो ये आंसर आ जाएगा कितना आपका 0.052। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, यही सॉल्व करना था भाई। तो देखते हैं 0.502 दे रखा है क्या, हाँ जी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, यू हैव टू मार्क ऑप्शन 2 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। देखिए अब धीरे धीरे वो वांट ऑफ फैक्टर को यूज नहीं कर रहा है अभी तक, पर आप आपसे करने को बोल सकता है क्योंकि वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहा है। पैटर्न यही शो कर रहा है जी, पैटर्न यही शो कर रहा है, तो आप इस तरीके से ही चले। बढ़ जाते हैं आगे, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका कह रहा है a solution contain two group cation X2 positive and Y2 positive each at initial concentration of 0.1 molar H2S. Gas is passed through the solution to form a saturated solution. Given है KSP of YS and KSP of XS. सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। What is the minimum concentration of sulfide in H2 negative required to begin the precipitation of YS? बहुत बढ़िया जी, आपको YS का precipitation करना है और KSP of YS आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻⁻27 m स्क्वायर, और ये क्या होगा Y पॉजिटिव Y2 पॉजिटिव और S2 पॉजिटिव का प्रोडक्ट, राइट। और S2 पॉजिटिव की आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, तो ये आ जाएगा Y2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी आपकी 2 इंटू 10⁻⁻27, और कितना दिया है आपको 0.1 मोलर H2S, यानी कि 0.1 मोलर आपको दे रखा है, सॉरी। तो Y2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी 2 इंटू 10⁻⁻27, और यहां से अगर आप Y2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो Y2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी 2 इंटू 10⁻26, यानी कि इतनी कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए टू प्रेसिपिटेट, रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट YS, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻26, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आपसे KSP पे सवाल पूछ रहा है, तो KSP को आप फिर से रिवाइज कर लें, आपको फायदा होगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ बाल्मर सीरीज एनर्जी लाइन हैविंग मिनिमम एनर्जी, ओके, मिनिमम एनर्जी वाली ट्रांजिशन चाहिए। ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज एनर्जी ऑफ L इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इफ द वैल्यू ऑफ मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज of hydrogen atom in terms of L is Y, then the value of 10Y is, आपको 10Y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, बाल्मर के लिए मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन आप देख लीजिए, वो क्या होगी भाई। अगर आप बाल्मर की बात करेंगे तो ये मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन होगी आपकी N3 से N2 पे, ठीक है। तो यहां से आप क्या करिए, चेंज इन एनर्जी निकाल लीजिए। तो चेंज इन एनर्जी आप बाल्मर के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या 13.6
1 बाय एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन टू का स्क्वायर, तो 1 बाय एन वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 बाय 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, राइट। इसको सोल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 13.6 इंटू 9 में से 4 गया 5, 9 चौक 36, ये आ जाएगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली आप मिनिमम एनर्जी किसके लिए निकाल लीजिए, लाइमन के लिए, और लाइमन के लिए क्या हो जाएगा मिनिमम एनर्जी, ये हो जाएगा N2 से N1 पे, लाइमन बामर ही तो होता है ऐसे ही, ठीक है जी। तो लाइमन के लिए मिनिमम एनर्जी हो जाएगा N2 से N1 के लिए, ठीक। तो आप लाइमन के लिए निकाल लीजिए डेल्टा ई लाइमन, ये हो जाएगा आपका क्या 13.6, 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4, ये हो जाएगा आपका 13.6, 3 बाय 4, ठीक। अब इन्होंने बोला क्या है कि ये जो डेल्टा ई बामर बाय लाइमन है, बाल्मर बाय डेल्टा ई लाइमन है, ये y है, ठीक। अच्छा, तो बाल्मर कितना दे रखा है आपको, दिया है ये 13.6, सॉरी लाइमन बाय बामर, ये दिया है द वैल्यू ऑफ मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज इन टर्म्स ऑफ एल इज वाई, ठीक है। तो लाइमन बाय बामर दिया है आपको, तो ये दिया है क्या डेल्टा ई टू, या इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ मैं, तो डेल्टा ई टू बाई डेल्टा ई वन क्या हो जाएगा आपका वाई, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 3 बाय 4 बाय 13.6 इंटू 5 बाय 36, ये आ जाएगा क्या आपका वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट गया आपका, ये आ जाएगा 3 बाय 4 इंटू 36 बाय 5, ये 9 पे कट जाएगा, 9 27 बाय 5 आ गया, राइट। ये आपकी वैल्यू आ गई, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 27 बाय 5, है ना, ऊपर लिख लेता हूं मैं, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 27 बाय 5, आपको चाहिए 10 y की वैल्यू, है ना, तो 10 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 y हो जाएगा आपका 27 बाय 5 इंटू 10, और ये आ जाएगा आपका क्या 54। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 54। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चा लोग ये था आज का आखिरी सवाल। आई होप आप सभी के सवाल जो होंगे वो ठीक गए होंगे, आपको इस सीरीज से भी फ़ायदा मिल रहा होगा जो हम डिस्कशन करते हैं, आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मैं बहुत सारे टिप्स भी देता हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स भी बताता हूँ जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिपीट हो रहे हैं, एक्चुअल में रिपीट हो रहे हैं, तो आप ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा होगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सायोनारा।